वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है। सॉलिड मैकेनिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड का बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हम लोड लगा रहे हैं, पी अमाउंट का हमने लोड लगाया। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकता है। केस वन जिसमें नो डिफॉर्मेशन हो। नो डिफॉर्मेशन का मतलब है लोड लगाने के बाद बॉडी का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन शेप। ठीक है, तो बॉडी का जब शेप चेंज नहीं हो रहा तो इसका जो ये इसी तरीके से रहेगा। सेकंड केस, केस नंबर 2। दूसरा केस हो सकता है इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए, लोड लगाने के बाद हो सकता है जो बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो जाए, चेंज इन शेप। तो इस बॉडी के ऊपर हमने लोड लगाया तो इसका शेप देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा है केस 2। केस 1 आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सॉलिड मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब भी हम फोर्स अप्लाई करते थे तो उसमें बॉडी का जो शेप है वो चेंज नहीं होता था। ठीक है, ये सिर्फ रिजिड बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होता था। रिजिड बॉडीज का मतलब है कि सपोज कोई बॉडी है, इस बॉडी के बीच में सपोज कोई दो पार्टिकल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये जो बॉडी है ये मोशन में आ जाएगा, तभी हम वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ये सब हम कैलकुलेट करते थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके के स्टडी को हम स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं तो इन दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। अब इन दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस जो बॉडी है उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बॉडी है जिसपे हम लोड लगा रहे हैं उसका जो शेप है वो चेंज होता है। ठीक है, तो सॉलिड मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स का। इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डेफॉर्मेबल बॉडीज जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इन मैकेनिक्स एनी बॉडी दैट डज नॉट चेंज शेप और सो स्मॉल इट कैन बी निग्लेक्टेड। कोई मैकेनिक्स के अंदर कोई भी बॉडी जिसका शेप चेंज ना हो रहा हो, अगर हो भी रहा है तो उस चेंज इन शेप वो काफ़ी मतलब स्मॉल है और उसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसे स्टडी को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ऐसे मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसके अंदर होगा नो डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सिर्फ डिफॉर्मेशन, जिस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मीन्स मटेरियल का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी इंजन को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको समझते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज़ को हमें डिज़ाइन करना है, सपोज एक कॉम्पोनेंट डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन अ कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, किसी कंपोनेंट को डिजाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टू चेक द लोड अप्लाइड ऑन दैट कंपोनेंट। कितने अमाउंट का लोड उस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 200 न्यूटन का लोड उस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब वो कंपोनेंट बन जाएगा तो उस पर मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई हो सकता है, 200 न्यूटन का लोड अप्लाई हो सकता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा टू सेलेक्ट द मटेरियल, टू सेलेक्ट द मटेरियल विच कैन सस्टेन दिस अमाउंट ऑफ लोड। एज्यूम कर लेते हैं
जो स्टील का लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 400 न्यूटन, ठीक है, दैट इज अ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील। अब ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये सिर्फ हमने एज्यूम कर लिया है समझाने के लिए, ठीक है। स्टील का लोड कैरिंग कैपेसिटी है 400 न्यूटन और जो भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं उस पर मैक्सिमम 200 न्यूटन का लोड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो क्या हम स्टील उस कंपोनेंट को क्या हम स्टील से डिजाइन कर सकते हैं? तो हाँ, हम डिजाइन कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को हम स्टील से बना सकते हैं, क्योंकि इस स्टील का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है 400 न्यूटन। ये 400 न्यूटन अमाउंट के लोड को झेल सकता है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट पे मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई हो सकता है? 200 न्यूटन का लोड अप्लाई हो सकता है। तो इस कंपोनेंट को हम स्टील से बना सकते हैं। ये बनने के बाद ये कंपोनेंट फेल नहीं होगा। अगर इसी में सपोज एग्जांपल करता हूं कि जो भी हम कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं उस पर 450 न्यूटन का लोड अप्लाई हो सकता है, मैक्सिमम 450 न्यूटन का लोड अप्लाई हो सकता है और स्टील का लोड कैरिंग कैपेसिटी है 400 न्यूटन। अब अगर हमने इस कंपोनेंट को स्टील से बनाया जिस कंपोनेंट पे 450 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे में ये मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर चेक करते हैं कि उस जो भी चीज हम डिजाइन करने वाले हैं उस पर मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जो उस अमाउंट के लोड को क्या कर सके? झेल सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है। इसका और इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ एग्जांपल से इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो यहाँ पे इस पेडेस्ट्रेन को देख सकते हो, ये जो कि पेडेस्ट्रेन टूटी हुई हालत में है। अब ये क्यों टूटा है? तो यहाँ पे देखो, जो पेडेस्ट्रेन है जिस मटेरियल से बनाया गया है वो मटेरियल उस लोड को क्या कर रहा है? सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से ये पेडेस्ट्रेन क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। जो भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ था उस मटेरियल के स्ट्रेंथ से ज्यादा अमाउंट का लोड हमने इस पेडेस्ट्रेन के ऊपर अप्लाई किया, जिसके कारण से ये जो पेडेस्ट्रेन है वो टूट गया, ठीक है। तो मटेरियल सेलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेस को क्या कर सकता है? सस्टेन कर सकता है, कितना उस स्ट्रेस को झेल सकता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को डिजाइन कर सके। नेक्स्ट अब इस एग्जांपल से समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंस। तो इस बाइक के अंदर देखो 2 बंदे बैठे हुए हैं और इस बाइक के अंदर इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं, तो किस बाइक का फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? इस बाइक का फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और ये जो बाइक है ये काफी लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि जो बाइक है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उस पर 2 बंदे ही बैठ सके। जो भी मटीरियल जो हमने सेलेक्ट किया है बाइक के लिए वो सिर्फ दो बंदे का लोड ही क्या कर सकता है? झेल सकता है। लेकिन अगर इस पे सबसे ज्यादा लोड, इस पे इतने सारे बंदे जब बैठ जाएंगे तो इस बाइक का जो फेल होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आप ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो अगर 2 से ज्यादा बंदे बैठते हैं तो चालान कट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइक को डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है ताकि उस पर सिर्फ 2 बंदे ही बैठे, ताकि जो बाइक है वो काफी लंबे समय तक चल सकता है। एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा इस केस में काफी ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंस है किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अगर हमने कोई मशीन बनाया तो हमें पता होना चाहिए उस मशीन पे सिर्फ मैक्सिमम इतना लोड अप्लाई हो सकता है। अगर तुम इससे ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो वो मशीन फेल हो जाएगा, वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा, या जो भी चीज तुमने बनाया वो चीज फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस किसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। नेक्स्ट, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? इट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब है मटेरियल का स्ट्रेंथ। हर मटेरियल का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। स्टील का अपना स्ट्रेंथ है, एल्युमिनियम का अपना स्ट्रेंथ है, प्लास्टिक का अपना स्ट्रेंथ है। कोई भी मटेरियल तब तक फेल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर जो उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा अमाउंट का स्ट्रेसेस इंड्यूस ना हो जाए। अगर उसके इस मटेरियल स्ट्रेंथ से ज़्यादा अमाउंट का स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहा है तो ऐसे में क्या है कि वो मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में आया। एबिलिटी टू विथस्टैंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कोई भी मटेरियल कब फेल होगा? जब उसके अंदर जो स्ट्रेसेस है वो मटेरियल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंड्यूस हो रहा हो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली हम डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है, किसी इंजन को डिज़ाइन करना है, तो ऐसे में हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा ना हो कि डिज़ाइन होने के बाद जो भी इंजन है या जो भी कंपोनेंट है उस पर लोड लगने के बाद उसके अंदर उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा हो। खुद ही बताओ, अगर किसी भी इंजन को डिज़ाइन कर रहे हो और उस इंजन जब वो वर्किंग कंडीशन में इंजन है और चलते चलते उस इंजन का शेप चेंज हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि उसके जो फेलियर होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं ताकि वो उस लोड को क्या कर सके? झेल सके, ठीक है। तभी यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है? विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, क्या हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में? स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। यही हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का।